नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी निरंतर UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित विषयों को देखते आ रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी से संबंधित टारगेट जून 2020 के आरंभ में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो जून 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज मैं क्रमवार आप लोगों के समक्ष तैयारी करवाने वाला हूं, साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चैनल में जुड़े हैं पहली बार, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और दोस्तों, आपको निरंतर इस चैनल के माध्यम से सप्ताह के 3 दिन UGC नेट पेपर 1 और सप्ताह के 3 दिन UGC नेट पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित विषयों को आप क्रमवार देख रहे हैं। उसी कड़ी में चलिए आज शुरू करते हैं। UGC नेट पेपर 2 के अंतर्गत 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो जून 2020 में UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस दौरान जो ज्योग्राफी का विषय था वह विषय 3 के अंतर्गत और 2 के अंतर्गत समाहित था। तो जून 2020 के पेपर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर आप लोगों के समक्ष मैं आया हूं। शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित प्रश्नों को, जो आने वाले दिनों में आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हमारा। जून 2013 में भूगोल तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या पूछा गया था, उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। नंबर 1 में जो हमारा प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे 4 ऑप्शन में हैं जिनको सामान्य अपर्दन चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बात करते हैं अपक्षरण की या सामान्य चक्र की, तो सामान्य चक्र, आदर्श सामान्य चक्र हमारा नदी बनाता है। तो नदी में सबसे महत्वपूर्ण जो युवावस्था में जो कार्य नहीं करता है वह है प्राकृतिक तटबंध। तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के निक्षेपण से क्या होता है कि लंबे लंबे बांधों का निर्माण होता है, जो हमारा प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। जो विशेष रूप से इनका निर्माण जो हमारा है, जब नदी युवावस्था से चलना प्रारंभ करती है और युवावस्था से चलने के क्रम में जब वो मैदानी में प्रवेश करती है, मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, अर्थात जब वो हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, तब वह क्या करती है, हमारा प्राकृतिक तटबंध बनाती है। जबकि हमारा जल गर्तिका, नदी अपहरण और गार्ज के जो मुख्य भूमिका है वो युवावस्था की भूमिका है। इस संदर्भ में जो पहला प्रश्न है कि कौन सा सामान्य आदर्श युवावस्था में विशेषता नहीं दर्शाता है, वह है प्राकृतिक तटबंध। दूसरे हम प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि वायु की दिशा, ध्यान दीजिएगा, वायु की दिशा के दाहिने कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को क्या कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है आपका पवन निर्मित टोपोग्राफी से लिया गया है। जो हम जियोमॉर्फोलॉजी में टोपोग्राफी पढ़ते हैं, पहला था हमारा नदी से संबंधित, दूसरा आया हमारा पवन से संबंधित। तो प्रश्न हमारा बन रहा है कि वायु की दिशा के दाहिने कोनों पर बनी लंबी कटकों के रूप में जो निर्मित बालू का टिब्बा है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि जब वायु की दिशा के दाहिने कोनों पर बनी लंबी कटक होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ टिब्बा के नाम से जानते हैं, अर्थात उसे हम ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। ये जो टिब्बे होते हैं वायु के दिशा के समकोण पर बने होते हैं, 90 डिग्री पर बने होते हैं। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी दाहिने कोनों का बात होगा और लंबे कटक का बात हो रहा है तो ये अनुप्रस्थ टिब्बा में 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के कोण बनता है
और क्या होता है कि इन टिब्बों का निर्माण अधिक रेत वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पवन द्वारा निर्मित टोपोग्राफी है। तो जब समकोण का बात हो, जब लंबी कटक का बात हो जिससे बालू टिब्बा बनता है, विशेषकर किस ओर, दाहिनी कोनों की ओर, तो हमारा अनुप्रस्थ बालू का टिब्बा ही निर्मित होगा। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वह है मिलान से। एक सूची में हमारा विद्वान दिए हुए हैं, दूसरे सूची में सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे विद्वान के नाम और एक तरफ सिद्धांत है। तो इसको अगर हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सही करना है तो सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि सिद्धांत को आप याद कर लें। और जब सिद्धांत को याद कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये सिद्धांत है आसानी से हम इसे मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैरी हेस महोदय ने कौन से सिद्धांत के बारे में बताया। तो और एक ट्रिक है हमारा इसमें मिलान के लिए कि हम जिस सिद्धांत को सबसे पहले जानते हैं उसे मिलाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम ऑप्शन बी, हमारा ए में हैरियस, बी में हॉल और डाना है, यहाँ पे डावा लिखा गया है जो कि डाना होना चाहिए। हॉल और डाना महोदय जो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से निर्मित है। पहला ध्यान रखिएगा कि ये जो विद्वान का नाम बोला जा रहा है ये किस टॉपिक से संबंधित है। तो पहला बात है कि हॉल और डाना जो महोदय हैं वो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों से निर्मित हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। तो इसमें सबसे, अब हम सिद्धांत में आते हैं कि इनमें से कौन से सिद्धांत है जो पर्वत निर्माणकारी से संबंधित है। तो भू अभिनति सिद्धांत जो हमारा है यह जो है हमारा पर्वत निर्माणकारी से संबंधित है। एक्चुअली क्या है कि भू अभिनति सिद्धांत के समर्थन में ही हॉल और डाना महोदय ने, एक्चुअली देखा जाए तो भू अभिनति सिद्धांत जो है कोबर महोदय द्वारा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग शब्द का भू अभिनति का वो हमारा है हॉल और डाना महोदय के समर्थन द्वारा दिया गया है। और इन्होंने कहा था कि नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए भू अभिनति सिद्धांत दिया गया। तो सबसे पहले बी के लिए हमारा 3 हो जा रहा है, इसको मिलान कर लेना चाहिए। फिर हम आते हैं हटन महोदय, जेम्स हटन महोदय। तो ये हमारा जो सिद्धांत है, जेम्स हटन का जो विद्वान के नाम आ रहे हैं, ये हम जब देख लेते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ मूलभूत संकल्पना है उसी से रिलेटेड है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के मूलभूत संकल्पना में हमारे एकरूपतावाद का संकल्पना निहित है जो जेम्स हटन महोदय द्वारा दिया गया। अब इसको मिलाते हैं कि ऑप्शन बी जो हमारा है हॉल और डाना जो भू अभिनति जो 3 से मिलाते हैं, अर्थात हम बी एरो में देखते हैं तो 3 यहाँ भी है, 3 ए में भी है, सी में भी है। अब आते हैं डी में हमारा 1 था, तो डी में हमारा 1 किस में है, इसमें, अर्थात सही हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ए का 4 हैरियस महोदय ने समुद्र सतह फैलाव सिद्धांत दिया है। बी में 3 आया हमारा भू अभिनति सिद्धांत। जेफ्रेज महोदय ने तापीय सिकुड़न का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको अब आसानी से हम मिला देते हैं। जेफ्रेज महोदय ने तापीय संकुचन सिद्धांत नाम दिया, जबकि हटन का मानना था एकरूपतावाद में कि प्रकृति में परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत पृथ्वी पर हिम युगों का अवतार होता रहता है और जलवायु परिवर्तन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हटन महोदय ने एकरूपतावाद नाम दिया, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य। एकरूपतावाद में यह भी कहा जाता है कि न तो आदि का कोई लक्षण है न अंत का कोई भविष्य। तो इसके हर एक सिद्धांत को बहुत माइनरी पढ़ना पड़ता है, तभी जाके ये हो सकता है कि आगे हमारे आने वाले जो प्रश्न है इससे सीधे नहीं पूछे, लेकिन उन सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। किसने कहा कि, चौथे प्रश्न में है, किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल और नतोदर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये सिद्धांत है, विशेषकर जो टॉपिक हमारा स्लोप इवोल्यूशन टॉपिक को आपको मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक हमारा क्या है कि स्लोप इवोल्यूशन से है। ढाल हमारा ढाल सिद्धांत है, ढाल से संबंधित जो चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी में उससे पूछा गया था। तो उसमें कहा गया था कि उत्थान की क्रिया के अनुसार, यानी कि जब उत्थान की क्रिया होता है उसमें ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होती है। तो यह जो कथन है वो पैंक महोदय का है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की स्थलाकृति का निर्माण, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की स्थलाकृति का निर्माण एक चक्रीय पद्धति है जिसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र कहते हैं। और पैंक ने कहा है कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल और नतोदर होती है। और
इस स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उनके आधार पर एक मॉडल दिया जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर कि पैंक महोदय ने इस कथन के अनुसार जो मॉडल दिया है जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर और अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के अनुपात का प्रतिफल होता है। यानी कि हमारा जितना अपर्दन हो रहा है, जितना उत्थान का दर है, पदार्थों का जितना विस्थापन हो रहा है, उसके अनुपात का प्रतिफल हमारा क्या है? उत्थान है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5वां में हमारा क्या है? अभिकथन और तर्क दिया गया है। इनको सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है इसमें कि हम अभिकथन को समझना पड़ता है और उसी तर्क के आधार पर प्रश्न हमारा उत्तर ढूंढना पड़ता है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कथन ए में है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। हवाई द्वीप क्या है? एक द्वीप है छोटा सा जो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार का ये केंद्र माना जा रहा है या फिर वहाँ पर स्थल है जो हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता है। तर्क में दे रहा है कि अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभिसारी प्लेट के सीमांत है, किनारा जो है ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मैंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, संरक्षी प्लेट तीनों के बारे में स्पष्ट बात किया था। तो यहाँ पे क्या है कि ध्यान देना है कि जब हम ऑप्शन हमारा आएगा तो ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही है। एक ए में हमारा कहा गया कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है, जबकि आर में क्या कहा गया कि ये अभिसारी प्लेट के सीमांत अर्थात किनारा ज्वालामुखी उद्गार के स्थल होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर ढूंढना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सही है, आर गलत है और डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शांत उद्गार के होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जितने भी ज्वालामुखी होते हैं ज़्यादातर शांत होते हैं और इस ज्वालामुखी से गैस एवं लावा का निरंतर निकलना हमेशा लगा रहता है और हवाई द्वीप के कारण इस ज्वालामुखी को हवायन ज्वालामुखी भी कहते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो हवाई द्वीप अभिसारी प्लेट के सीमांत के स्थित होने की वजह से ज्वालामुखी उद्गार के स्थल ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए स्टेटमेंट आर के लिए सटीक होता है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा ए ही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या हम 6 में आते हैं। यहाँ भी हमारा सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। अगर आप लोग पहली बार नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत माइनर से प्रश्न को समझिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को निरंतर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के समक्ष निरंतर ज्योग्राफी और पेपर 1 से संबंधित मिलते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुलमित करना है। नीचे दिए कूट के आधार पर, नीचे हमारा कूट है। यहाँ पर सूची 1 में जो हमारा है, सूची 1 जो है ए ऑप्शन है कास्ट चक्र, ठीक है, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। बी है पेडिमांट निर्माण की चादरीय प्रवाह सिद्धांत। सी में है पेडीप्लेन की संकल्पना और डी में पुनः फिर कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण। ठीक है, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को विद्वानों के आधार पर हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो कास्ट चक्र, अब ध्यान दीजिएगा और एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब सिद्धांत आपको मिलेंगे जब हम टोपोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हर एक टोपोग्राफी में कुछ न कुछ विद्वानों का वर्णन जरूर है, उनको जरूर से जरूर देखिए क्योंकि हमेशा प्रश्न बनाए जाते हैं उससे संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मैकगी ने चादरी प्रवाह सिद्धांत से संबंधित पेडिमेंट निर्माण का होना बताया है और उन्होंने यह भी कहा है, मैकगी का देखिए पेडिमेंट निर्माण सिद्धांत जो है चादरी प्रवाह सिद्धांत है और उन्होंने कहा था कि पेडिमेंट का जो निर्माण होता है वह अपक्षय और अपर्दन के सम्मिलित क्रियाओं से होता है। ठीक है, जबकि विजिक महोदय का हमारा जो है उन्होंने भूमिगत जल जिसे हम कास्ट चक्र, कास्ट प्रदेश कहते हैं, उसके अपर्दन और निक्षेपण से कास्ट चक्र को स्पष्ट किया। कास्ट चक्र का किनका दिया हुआ है? विजिक महोदय का। ठीक है, तो इसको फिर चलिए मिलाते हैं कि ए का ऑप्शन हमारा जो है 2 है, तो ए का 2 है
और मैकगी जो है वो बी है, तो 1 का बी है, यानी कि ए का 2 बी का 1। अब हम आते हैं तीसरे विद्वान जो हमारे हैं वुडवर्ड महोदय। तो वुडवर्ड महोदय जो हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने चूना प्रदेशों में प्राकृतिक पुल निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिया है, जो भूमिगत वाटर से ही बनता है। प्राकृतिक पुल से संबंधित कुछ कुछ सिद्धांत है जिसमें इनका भी योगदान है। तो इनका हो गया हमारा 3 का 4, ठीक है। डी, यहाँ पर हम ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हम वुडवर्ड महोदय की जो है हमारा डी के 3 है, तो उस आधार पर हमारा क्या होना चाहिए कि डी का जो ऑप्शन है वहाँ पे 3 इसमें जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, बच गया हमारा मैक्सन और एडरसन, तो ये हमारा पेडी प्लान के संकल्पना आते हैं। तो हमारा आंसर जो निकल कर आता है, आंसर बी आता है। तो मिलान के लिए इतना माइनर ही मिलाना पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि कथन दिया हुआ है वर्तमान भूत की कुंजी है, उनका कौन से सिद्धांत से संबंध है। तो मैंने अभी बताया कि हट्टन महोदय बहुत बड़े विद्वान थे और जियोमॉर्फोलॉजी के महत्वपूर्ण 9 संकल्पनाओं में उनका सबसे पहला संकल्पना था। उन्होंने वर्तमान भूत की संज्ञा दी है, वर्तमान भूत की कुंजी, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ हट्टन महोदय ने यह भी कहा है कि हमारा जो प्रकृति है निरंतर परिवर्तनशील है और पृथ्वी की भूआकृति में भी परिवर्तन समयों से होता आ रहा है। उसी आधार पर उन्होंने कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी, अर्थात वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य भूआकृति में हमारा दिखाई दे रहा है, वह कहीं ना कहीं भूत का ही परिणाम है, जो एक रूपतावाद से संबंधित है। जेम्स हटन महोदय का सिद्धांत, ये हमेशा प्रश्न जो है रिपीट होता है, इसको जरूर से जरूर याद कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में निम्न हमारा 4 ऑप्शन है जिसको किसका निर्माण नहीं होता है। पहला ऑप्शन भूकंप, दूसरा ऑप्शन पर्वत, तीसरा ऑप्शन समुद्री धारा और चौथा समुद्री तल के लक्षण। तो भूकंप का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी में होता है, जो विशेषकर मैंने बताया था पिछले वीडियो में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कि संरक्षी प्लेट के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हुई एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में विपरीत दिशा में जाती है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर दरारें होने से और घर्षण होने से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जब भूकंप का इसका उत्पत्ति हो जाती है तो यहाँ पर हमारा भूकंप यानी कि बनेगा। और दूसरी बात आते हैं कि पर्वत, तो पर्वत भी उनसे बनता है, जैसे हिमालय पर्वत का मैंने बोला था कि 2 महाद्वीपीय प्लेट अगर हमारा होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। जबकि समुद्र तल के भी लक्षण मिलते हैं, जो हैरियस महोदय के प्रमाण के आधार पर उसको प्रमाणित किया गया है। अब आते हैं कि समुद्री धारा, तो समुद्री धारा जो है प्लेट विवर्तनिकी में नहीं उत्पन्न होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या हमारा 9, इसमें भी कथन और तर्क दिया हुआ है, उसी को समझना है कि 2 अभिकथन है, 2 अलग अलग घनत्व वाली वायुराशियों की सीमा को वताग्र कहते हैं। जब 2 अलग अलग घनत्व वाली वायुराशि आपस में मिलती है तो क्या निर्माण करती है, फ्रंट निर्माण करती है, अर्थात वताग्र निर्माण करती है। अब तर्क में बताया जा रहा है कि घनत्व में अंतर, तापमान और आर्द्रता में अंतर के कारण वताग्र का निर्माण होता है। जब स्पष्ट कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग घनत्व वाली वायुराशियों में अंतर के कारण हमारा क्या होता है कि वताग्र का निर्माण होता है, तो तर्क कहीं ना कहीं ये हमारा सटीक बैठ रहा है कि घनत्व में अंतर, तापमान में अंतर, आर्द्रता में अंतर के कारण हमारा वताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ए और आर जो है सही है और दोनों सही व्याख्या करता है। अगर हम साधारण रूप से देखें तो वताग्र एक ढलवा सीमा है, एक ढालू टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 विपरीत स्वभाव वाली वायुराशि, एक ठंडी वायुराशि और एक गर्म वायुराशि, दोनों एक दूसरे को आपस में मिलना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि ठंडी वायुराशि जो है वो भारी होती है, नीचे जब जाती है, जबकि गर्म वायुराशि हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, तो एक ढलवा सीमा का निर्माण करती है, जिसे हम वताग्र कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडली सेल के क्षेत्र में आती है। देखिए ये क्लाइमेटोलॉजी का प्रश्न है आपका, और विशेषकर ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ का जो टॉपिक है हमारा, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ जो हमारा है, विशेषकर एटमॉस्फेयर का, उससे संबंधित है। तो इसमें प्रश्न बन रहा है कि हेडली सेल के क्षेत्र में कौन आता है, मानसूनी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन।
तो इसको जब हम एक ग्लोब के माध्यम से देखेंगे तो ये और अच्छा तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का है। तो जब हम इसको एक चलिए देखते हैं कि ये हमारा अगर विश्व का ग्लोब है, इसमें हमारा ये 0 डिग्री है, 23 कर्क रेखा है, 23 हाफ मकर रेखा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्षेत्र हेडली सेल का कहलाता है, जिसमें विशेषकर व्यापारिक पवनों का आवागमन होता है। व्यापारिक पवनें इसमें ज़्यादातर रहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें व्यापारिक पवन ही समावेश है। जबकि हम फेरल सेल 45 डिग्री तक, उसके बाद हमारा जो आ जाता है ध्रुवीय सेल आ जाता है। फेरल सेल में हमारा क्या होता है कि पछुआ पवनें शामिल हैं और ध्रुवीय सेल में ध्रुवीय पवनें शामिल हैं। तो इसमें हमारा जो प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा क्या है, व्यापारिक पवनें होंगे। अब प्रश्न संख्या 11 में आते हैं। 11 प्रश्न संख्या को जब हम देखते हैं तो इसमें भी हमारा क्या है कि ये भी जो है क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। और इसमें प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सही है जब दाब प्रवणता अर्थात प्रेशर ग्रेडेंट बल और कोरियलिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनः मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियलिस बल उत्पन्न हवा प्रवाह पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य ये है कि पृथ्वी धरातल से ऊंचाई पर जहाँ पर वायु घर्षण बल का प्रभाव नगण्य हो जाता है, जहाँ एकदम घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वायु की दिशा एवं गति वायुदाब प्रवणता बल और कोरियलिस बल द्वारा ही निर्धारित होती है। जब वायुदाब प्रवणता बल और कह सकते हैं कि विक्षेपक बल से संतुलन बन जाता है तो उसे हवाओं का प्रवाह को हम क्या कहते हैं, भूविक्षेपी बल के प्रभाव से ही जानते हैं। और विशेषकर यह जो होता है समदाब रेखाओं के सहारे होता है, जहाँ तापमान बराबर हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा हमारा भूविक्षेपी बल होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली बल ही जो हमारा है उसे हम भूविक्षेपी बल कहते हैं, जियोस्ट्रॉफिक फोर्स। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। तापमान में रुद्रोमोश परिवर्तन शब्द से तात्पर्य एडियाबैटिक है हमारा, ठीक है। ये भी क्लाइमेटोलॉजी से है कि तापमान में रुद्रोमोश परिवर्तन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो मैं बताते चलूँ आप लोगों को कि जब कोई आरोही या अवरोही वायुपुंज में तापमान परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के दौरान न तो बाहर से उष्मा प्राप्ति होती है। देखिए, एक रुद्रमोश परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा कि इस परिवर्तन के दौरान बाहर से न कोई उष्मा की प्राप्ति होती है, न ही कोई उष्मा अंदर से बाहर की ओर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रुद्रमोश अर्थात एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस ऑप्शन के आधार पर ए ऑप्शन जो है वर्षण के बाद तापमान में गिरावट पूर्णतया गलत है। ऑप्शन सी जो हमारा है आरोही पवन का तापन, यह भी गलत है। और ऑप्शन डी जो है अवरोही पवन का शीतलन, यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी को ध्यान दीजिए कि संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही और अवरोही वायु का तापन और शीतलन, अर्थात इसमें न तो क्या होता है बाहरी वायु को ग्रहण करता है, न ही वायु अंदर से बाहर की ओर जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्पष्ट उत्तर निकल कर आ रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण टेम्परेचर इन्वर्जन के क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि शहर में क्या होता है कि रात में तापमान घटने की जगह क्या है पुनः बढ़ जाते हैं। तो उसका कारण अर्थात प्रभाव क्या पड़ता है उसका। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कूट के आधार पर हमको उत्तर देना है। जब हम कूट के आधार पर उत्तर देंगे तो यहाँ पहला बात है कि ए में 1 3, बी में 2 3, सी में 1 और 4 और 2 और 4 है। तो ए जो हमारा है अर्थात ऑप्शन में हमारा जो कूट को छोड़कर ऑप्शन जो एक नंबर जिसे हम नंबर 1 कहेंगे, प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है। तो बात सही है कि जब दिन भर शहरों में क्रियाशील रहता है परिवहन का, व्यक्तियों का आवागमन, तो कहीं ना कहीं वो धुंध टाइप में ऊपर में जमा हो जाते हैं। जैसे ही तापमान घटता है उसके साथ वो मिलने लगते हैं और स्मॉग का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा ऑप्शन, देखिए कि
अब सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाता है। रात में क्या होता है, पवन कम चलने लगते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और व्यक्तियों का आवागमन रात में बंद हो जाता है। कुछ मात्रा में गाड़ी का आवागमन जारी रहता है, जिससे क्या होता है कि पवन अस्थिर हो जाता है और उसके साथ मिलकर क्या होता है, स्मोक का निर्माण करता है और तापमान घटने की जगह बढ़ जाती है। तो इस आधार पर इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, A1 और 4 का। अब आते हैं कि बर्सन से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि बर्सन अर्थात वर्षा से संबंधित, यह भी क्लाइमेटोलॉजी का है, कि हिम क्रिस्टल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। तो जब हम हिम क्रिस्टल सिद्धांत की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। वजनर महोदय ने हिम क्रिस्टल सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कहा गया है कि किसी द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों साम्यावस्था में हो और उनका वाष्प दाब बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमनीकरण कहेंगे। और जल का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जहाँ पर जल के अणु का हिमानीकरण होकर क्रिस्टल बन जाता है, जिसे हिम क्रिस्टल सिद्धांत वजनर महोदय ने दिया है। अब 15 नंबर में आते हैं कि भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट, भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट अधोगामी और उद्गामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है और विशेषकर ये जो है अर्थ मूवमेंट से संबंधित है, भू संचलन से संबंधित है। अधोगामी सब एमर्ज्ड और उद्गामी एमर्जेंस जिसे हम कहते हैं, अर्थात उत्थान भी हुआ होगा उस तट पर और उसमें धसाव भी हुआ होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अधोगामी और ऊर्ध्वगामी जो है, उत्थान भी हुआ है और धसाव भी हुआ है, ऐसा कौन सा तट है। तो इसको मैं बताते चलूँ कि मालाबार का तट का विस्तार जो हमारा है, विशेषकर मालाबार तट पे ध्यान दीजिए कि मालाबार तट जो हमारा है गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा फैला हुआ है मालाबार तट। और ये प्राचीनतम तटों में रूपांतरित चट्टानों में विशेष रूप से निर्मित है, जिसमें लंबे लंबे लेगुन आपको मिलेंगे, जिसे हम उस क्षेत्र के लैंग्वेज में, जिस केरल गोवा में कयालो के नाम से जानते हैं, कयालो, ठीक है, कयालो के नाम से जानते हैं। तो वो जो तट है अर्थात मालाबार जो तट है, इनमें दोनों ही हमारा अंश पाए जाते हैं, उद्गामी का और अधोगामी का, अर्थात उत्थान और अवतरण का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर, डार्विन का धसाव सिद्धांत। ठीक है, ये डार्विन का जो धसाव सिद्धांत है ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। स्पष्ट रूप से मैं बताते चलूँ कि सीधे तौर पे कि डार्विन का सिद्धांत जो है धसाव सिद्धांत प्रवाल, जिसे हम अवतलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। और चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले 1837 में अवतलन सिद्धांत अर्थात धसाव सिद्धांत के बारे में बात किया और इन्होंने कहा कि जिस स्थलखंड के पास प्रवाल भित्ति बनती है वह अस्थिर नहीं रहता है, उसमें अवतलन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और इसी के आधार पर उन्होंने तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल प्रवाल भित्ति क्रमिक विकासीय अवस्था के बारे में भी बताया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर, जिसमें कहा गया है कि फियार्ड तटरेखा के कारण निर्मित है। किस कारण फियार्ड तटरेखा बनती है? तो ये प्रश्न आपका विशेष रूप से भारतीय तटों के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप जब हम समुद्री तटों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत प्रकार के तट है, जिसमें हेफा तट है, फियार्ड तट है, रिया तट है, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा फियार्ड तट जो है वो है हमारा हिमानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है और विशेष रूप से हमारा जो ये है कि एक अधोगमन से निर्मित है, अर्थात कह सकते हैं कि एक ये धसाव के परिणाम स्वरूप निर्मित है। ठीक है, फियोर्ड जो है ये धसाव के परिणाम स्वरूप निर्मित है और हिमानी से निर्मित है और विशेषकर इसका जो आकार आपको मिलेगा नॉर्वे के तटीय भागों में ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसका उदाहरण आपको न्यूजीलैंड, लेब्राडोर, अलास्का, ग्रीनलैंड में भी फियार्ड तट का प्रसार देखा जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर, सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होते हैं। सुनामी किस कारण से आते हैं उसके बारे में प्रश्न है। तो सुनामी हमारा जो है अंतः सागरीय भूकंप से उत्पन्न एक विनाशकारी लहर है। तो अंतः समुद्री भूकंप है हमारा, क्या है ऑप्शन नंबर सी, अंतः समुद्री भूकंप हमारा है विनाशकारी लहर है। और इन्हीं लहरें से क्या होता है, सागरों में गति उत्पन्न होता है और जिससे हमारा सुनामी का उत्पन्न होना होता है। अब नंबर 19 पर आते हैं, जिसमें तलछट निक्षेप में कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत को ढक लेता है। देखिए इस प्रश्न पर क्या है कि आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि इसमें हमेशा से ही यूजीसी नेट कन्फ्यूज़न किया हुआ है कि कभी इसमें ब्रह्मांडीय
आपका आंसर में आता है, और कभी इसमें क्या है कि आपको बायोजेनेसिस भी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। इनका जो आंसर होगा वह है हमारा स्थल जात। ठीक है, समुद्री तल पर सबसे ज़्यादा और बड़े प्रतिशत पर अगर कोई अवसाद है, तलछट निक्षेप है, तो स्थल जात है। ठीक है, टेरियोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, इनको एकदम रट लीजिए आप लोग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या में 20 में हमारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसके बारे में बात किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, और हम सभी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि आसानी से हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग, यहाँ पर थोड़ा टेंसले होना चाहिए, टिसले लिखा हुआ है, जो 1935 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि इस शब्द के बारे में बात किया, टेंसले महोदय ने, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। और उनका कहना था कि पारिस्थितिकी जो है एक्चुअली क्या है कि आपको यहाँ पर और थोड़ा कन्फ्यूज़न देने वाली भी प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दो अलग अलग शब्द, ध्यान दीजिएगा। तो पारिस्थितिकी जो हमारा है ये हमारा टेंसले महोदय का है। चलिए प्रश्न संख्या 21 भी देख लेते हैं, जो अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या है कि इसमें मिलान दिया हुआ है, भूकंप है और कुछ रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन है, विश्व पर्यावरण दिवस है और सैंडी तूफान है। तो भुज का भूकंप, अगर आप लोगों ने आज से 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो उस दौरान उन्होंने भुज के भूकंप को उल्लेख किया था। तो याद रखिए कि उस दौरान वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो 2001 में हमारा क्या था, भुज का भूकंप आया हुआ था। और रियो शिखर सम्मेलन जो है सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, उसके बाद फिर पुनः इसका 10 साल बाद हुआ, वो 2002 में हुआ। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, और सैंडी तूफान जो है 2012 में आया था। तो दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार की कड़ी के रूप में मैं भूगोल विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, प्रश्नों को लेकर आऊँगा। साथ ही साथ टारगेट यूजीसी नेट 2020 के जून मंथ वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर सफलता दिलाना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।